तान्या शर्मा टू माई चैनल स्टडी विद कान्हा जी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में 8th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 3 की 2 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज मैं आपको पार्ट 3 कराने जा रही हूँ। अब तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 3 में चैप्टर 3 की पढ़ा कि भाई जो आपके ये ब्रिटिशर्स थे उनको कैसे दीवानी मिलती है और कैसे जो है 3 सिस्टम आते हैं। जैसे परमानेंट्री सिस्टम था 1793 के अंदर आया था, फिर महलवाड़ी सिस्टम था, रेतवाड़ी सिस्टम था। तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था यूरोप की कल्टीवेशन के बारे में, क्रॉप्स के बारे में। मेनली आपको मैंने जो इंडिगो थी इंडिया के अंदर और यूरोप के अंदर जो वोड था, ठीक है, उसकी क्रॉप के बारे में बताया था। तो आज जो मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ वो बताऊंगी कि जो निज रेत और रेती जो खेती थी, कल्टीवेशन थी, वो क्या थी। तो आज हम बात करेंगे द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, कि भाई जो निज कल्टीवेशन थी, आपकी निज खेती थी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हुई थी। तो देखिए अब क्या था कि भाई जो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या फाउंड किया कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही थी उनको। किस में आ रही थी? उनको अपना जो एरिया है ना, उस एरिया को एक्सपेंड करने में ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। वो डिफ़िकल्टीज़ क्या थी भी? जो आपका मेनली ये लगा लीजिए आप, जो इंडिगो था ना वो कहाँ पर हो सकता था? जो इंडिगो था वो केवल आपको ये लगा लीजिए फर्टिलाइज जो लैंड थी आपकी वहीं पर हो सकता था। मीन्स जो उपजाऊ ज़मीन थी वहीं पे ये इंडिगो की कल्टीवेशन की जा सकती थी। और उसके लिए क्या था? उसके लिए भाई पहले से ही जो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी वहाँ पर, और जो लैंड एरिया था वो कम था। तो ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। अब उसमें क्या होता था कि जो छोटे मोटे खेत थे उनके हाथों में तो वही थे। अब जो नील की इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी, प्लांटर्स को नीड थी लार्ज एरिया की, ठीक है, इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेशन इंडिगो इन प्लांटेशंस। ठीक है भाई, नील की खेती के लिए उनको किसकी ज़रूरत थी? बहुत से लैंड एरिया की, बहुत से लार्ज एरिया की, ठीक है सॉरी। तो उन्होंने क्या किया कि दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इवेक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरिया। उन्होंने पीजेंट को ना वहाँ से हटा दिया और जो फैक्ट्री थी ना उसके आसपास में क्या किया, कुछ लैंड ली, ठीक है, कुछ ज़मीन ली भाई, ताकि हम वहाँ पर अपना जो है इंडिगो की कल्टीवेशन कर सकें। लेकिन क्या हुआ? बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस। लेकिन इस बात से क्या हुआ, बहुत सी टेंशंस हो गई, बहुत सी क्या थी कि भाई कॉन्फ्लिक्ट आ गई, मतलब कि तनाव पैदा हो गई वहाँ पे। तो नोर वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज, कि जो मज़दूरों का मतलब इंतजाम करना था वो उनके लिए इतना इजी नहीं था। तो अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वेस्ट मेंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, ठीक है। मैं बड़े बागान के लिए बहुत से किसकी ज़रूरत होती थी? बहुत से मेंबर्स की ज़रूरत होती थी, ठीक है ना, बहुत से नंबर्स की ज़रूरत होती थी। तो भाई जो लेबर थी, लेबर वॉज नीडेड प्रेसली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट वर यूजली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। अब एक बात और है कि जिस टाइम पे इंडिगो का प्रोडक्शन होता था ना वहाँ पर, सेम टाइम में क्या होता था कि जो राइस कल्टीवेशन है वो भी होता था। अब जो मजदूर थे आपके वो कहाँ पे लगे हुए थे? वो राइस कल्टीवेशन में ज़्यादा होते थे। तो भाई ये भी एक प्रॉब्लम थी कि भाई जो राइस का कल्टीवेशन था वो भी सेम टाइम में ही हो रहा था। तो अब क्या था कि जो निज कल्टीवेशन है, निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी फ्लक्स एंड प्लग्स। अब निज कल्टीवेशन के लिए बहुत से फ्लक्स की और ब्लक्स की ज़रूरत होती थी, यानी कि हल और बैलों की उन्हें आवश्यकता पड़ी। तो 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 फ्लक्स। 1 बीघा जो ज़मीन है उसको जोतने के लिए उनको कितने हल चाहिए थे? 2, ठीक है। अब ये बीघा क्या होता है? तो देखिए भाई, जो बीघा है ना, तो बीघा अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, ये लैंड को मेजरमेंट करने की एक यूनिट है। तो क्या था कि दिस मीन्ट दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघाज वुड नीडेड 2000 फ्लॉक्स। मतलब किसी पीजेंट के पास अगर
1000 बीघा ज़मीन है तो उसको कितनी नीड होगी फ्लक्स की, 2000 फ्लक्स की, ठीक है। इन्वेस्टिंग ओन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्लक्स वाज अ बिग प्रॉब्लम। अब देखिए परचेज करने में और उसको मेंटेन करने में भी बहुत बड़ी समस्या थी। अब किसान क्या थे, पीजेंट्स जो थे, नोर कुड सप्लाईज भी ईजिली गोट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर फ्लक्स एंड ब्लक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड। अभी अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि उस टाइम पे जो राइस कल्टीवेशन था वो भी हो रहा था, तो राइस फील्ड के लिए भी उन्हें क्या थी भी सेम टाइम में फ्लक्स की और जो आपकी ये थे ब्लक्स उनकी ज़रूरत थी। तो भाई अगेन एक्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, उनको उसी टाइम जो है हल बैल चावल के खेतों में भी चाहिए होते थे। तो टिल द लेट 19th सेंचुरी, अब क्या हुआ कि 19वीं सदी के लेट में, ठीक है, आखिरी में क्या हुआ कि जो प्लांटर्स थे वर देयर फॉर रेल्यूसेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन, मतलब निज कल्टिवेशन के अंदर क्या था कि जो बागान के मालिक थे ना, उनको अपना एरिया एक्सपेंड करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी हो रही थी। तो क्या था कि लेस देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस system, the rest was under at alternative mode of cultivation, the रैयती सिस्टम। अब ये सिस्टम था, इस सिस्टम के तहत क्या होता था कि जो नील की प्रोडक्शन की जाती थी ना, वो 25% है उससे कम ज़मीन उनके अंडर में आती थी। तो जो बाकी की जो ज़मीन थी वो कहाँ पर चली जाती थी, वो रेयती सिस्टम के अंडर में, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि इंडिगो ओन द लैंड ऑफ रेयत्स, ठीक है भाई, रेयतों की ज़मीन पर जो नील की कल्टीवेशन थी वो क्या थी। अब देखिए अंडर द रेयती सिस्टम के अंडर में क्या हुआ कि द प्लांटर्स फोर्स द रेयत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, प्लांटर्स ने ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसके साथ साइन किया भाई, रेयत्स के साथ, ठीक है। एट दैट दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेयर्स। अब जो गांव का मुखिया होता था उसको भी रेतों की तरफ से ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स किया जाता था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते थे ना, वो क्या थे कि साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रेयर्स, कि जो अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते थे उन्हें नील जो प्रोडक्ट करते थे ना नील का, उनको कम लोन दिया जाता था उस पर, ठीक है। बागान मालिकों से वो जो कर्ज मिलता था वो नगद मिल जाता था, ठीक है। अब क्या था, बट द लोन कमेटी द रेयर टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। क्या था कि मान लो किसी के पास इतना लैंड एरिया है तो उसको ना इन्होंने ये फोर्स किया कि भाई कम से कम तुम्हें 25%, ठीक है, कितने एरिया पे, 25% एरिया पे उन्होंने जो है इंडिगो के प्रोडक्शन पर उन्हें फोर्स किया। तो इसके लिए जो बागान मालिक थे ना, ठीक है, जितने भी आपके लगा लीजिए कि द प्लांटर जो थे, बागान मालिक जो थे, वो क्या प्रोवाइड कराते थे उनको, सीड्स एंड ड्रिल्स, ठीक है, उपकरण, ड्रिल्स मतलब मशीन्स। विल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सोइल, शोड द सीड्स एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप्स। और उसके बाद जो कल्टिवेटर्स होते थे ना, वो क्या करते थे, सोइल्स को रेडी करते थे, बीज बोते थे और क्रॉप्स की वो देखभाल करते थे। वो सारा काम कल्टिवेटर्स का होता था। अब देखिए ये आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है ना, फिगर 8 में, ये क्या है भाई, ये वर्कर्स जो है वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इंडिगो की 19th सेंचुरी के अंदर बंगाल में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम कि हाउ वाज द इंडिगो प्रोड्यूस। अब जो आपका इंडिगो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये प्रोसेस इस फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए आपको यहाँ पर ये वुमेन्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या करती थी, ये यूजली कैरिड द इंडिगो प्लांट्स टू द वेस्ट वैट्स, ठीक है, ये वैट्स तक पहुंचाते थे इन प्लांट्स को। वैट्स मतलब एक होद होता था, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये होद यहाँ पर रेडी किया जाता था नील। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक फ्रेमेंटिंग और स्टोरेज वेस्ट, ये क्या करता था कि भाई ये एक वर्कर है इंडिगो का, ठीक है, ये पेडल लगाता था, इसको कम से कम 8 हॉर्स में काम करना होता था, 8 घंटे। ये जो है फाइनली इसको रेडी कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट में ले जाने के लिए। तो ये सारा आपका इंडिगो का प्रोडक्शन दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या था कि व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर
द हार्वेस्ट अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रेयत। अब क्या होता था कि भाई जब कटाई हो जाती थी ना, तो उसके बाद जो फसल होती थी वो बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, ठीक है ना, प्लांटर को सौंप दी जाती थी, और एक न्यू जो लोन था वो उनको रेयत्स को मिल जाता था, और ये जो प्रोसेस था ये फिर से जो है चलता रहता था, ठीक है। अब peasants who were anciently tempted by the loans soon realized how harsh and system was। अब क्या होता था कि भाई जो किसान है ना पहले से ही इन कर्जों से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, और उन्होंने ये जल्दी ही समझ आ गया कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा ना कठोर है। द प्राइस दे गोट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो। अब उनको जो प्राइस मिलता था ना वो क्या मिलता था, बहुत ज़्यादा लो मिलता था। एंड द साइकिल फॉर लोन्स नेवर एंडेड। और जो ये साइकिल था ना, मतलब ये जो प्रोसेस था ये कभी ख़त्म नहीं होता था। तो प्रॉब्लम्स जो थी और भी थी, अदर प्रॉब्लम्स टू, बहुत सी और भी प्रॉब्लम्स थी। द प्लांटर्स यूजली इंस्टीटेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सोइल इन विच पीजेंट्स प्रिफेयर टू कल्टिवेटेड राइस। कि भाई जो किसान थे ना वो बागान मालिकों से ये चाहते थे कि सबसे बढ़िया जो खेतों में ही नील की खेती करें, किसान ये चाहते थे, ठीक है। बागान मालिक चाहते थे कि जो पीजेंट्स है, किसान हैं, वो सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। लेकिन जो नील की खेती के साथ परेशानी थी वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा गहरी होती थी, ठीक है। मिट्टी में उतनी जो है ताकत जो थी सारी खींच लेती थी वह मिट्टी की, और नील की जो कटाई होती थी ना उसके बाद वहाँ पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो वहाँ पे कुछ ये प्रॉब्लम्स थी। अब बात करते हैं हम कि द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर, कि जो भाई नील का विद्रोह हुआ था, इस चीज़ को लेकर ना ये जो प्रॉब्लम्स थी इन्होंने एक रेबिलियन का रूप ले लिया था, ठीक है, एक विद्रोह का रूप ले लिया था। और इस जो पहरे में हम, इस जो पैराग्राफ्स में हम पढ़ने वाले यही पढ़ेंगे कि भाई जो ये ब्लू रेबिलियन था, नील विद्रोह, और उसके बाद का जो प्रोसेस था वो क्या था। तो देखिए इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रेयर्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। अब क्या था कि जो 1859 में बंगाल के अंदर हज़ारों की संख्या में, ठीक है, हज़ारों जो रेयर्स से प्लांटर्स थे उन्होंने नील की खेती से इनकार कर दिया था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है। एज द रेबिलियन स्प्रेड रेयत रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स। अब क्या किया गया था कि रेयत जो थी ना उन्होंने प्लांटर्स को लगान चुकाने से भी मना कर दिया था। जैसे जैसे ये रेबिलियन स्प्रेड होता गया तो वैसे वैसे रेयत जो थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था पेमेंट्स के लिए प्लांटर्स को, ओके। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर। अब क्या हो गया था कि वे अपने भाले, तीर कमान लेकर जो नील की जो फैक्ट्री थी, इंडिगो की जो फैक्ट्री थी, उन पर वो लोग हमला करने लगे, ठीक है। अब ये लगा लीजिए कि वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद पोट्स, पैन्स, किचन इम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ तक कि जो औरतें थी ना वो भी अपने बर्तन तक लेकर इस लड़ाई में कूद गई थी। तो दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉट एंड द गोमास्तास, ठीक है, गोमास्तास एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स हु कम टू कोलेक्ट रेंट वर बीटन अप। अब क्या होता था कि जो बागान मालिक है उनकी तरफ से जो लोन होता था ना उसकी वसूली से जितने आने वाले गुमास्तास थे, एजेंट्स थे, उनकी भी पिटाई करने लगे लोग। मतलब कि ये लगा लीजिए जो ये प्लांटर्स के जितने भी ये मालिक ये होते थे ना, एजेंट्स होते थे, उन लोगों की भी ये पिटाई करने लगे। अब रेयत्सों ने क्या किया कि भाई Reyes swore they would no longer take advance to show indigo nor be built by the planters. Lethiels, the Lethi valid strong man maintained by the planters। अब उन्होंने ये कहा कि हम चुप बैठने को रेडी नहीं हैं। उन्होंने बहुत बगावत की, ठीक है ना। और क्या किया उन्होंने, वे लोग जो दबे होते थे वे बगावत नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा कभी कभी होता था। अब तो वो लोग क्या करते थे भाई, वो लोग बगावत पे, रेबिलियन पे, विद्रोह पे वो लोग उभर आए थे, ठीक है। इन 1859 द इंडिगो रेयत फेल्ट दैट दे हैड द
support of the local जमींदार and village headmen in their rebellion against the planters। अब जो 1815 के अंदर जो थे ना, ये इंडिगो रेयत से उनको ये फील होने लगा था, ये लोग ये महसूस करने लगे थे कि जो लोकल ज़मींदार और विलेज का जो हेडमैन है ना, वो उनके साथ होगा, उनके इस जो रेबिलियन है, ठीक है, ये जो विद्रोह है उनमें जमींदार और विलेज हेडमैन है वो उनके साथ होंगे। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स मोबिलाइज्ड द इंडिगो पीजेंट्स एंड फॉट पीस्ड बैटल विद द लेथिल्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि भाई जो ये बहुत सारे विलेजेस के अंदर ये जो हेडमैन होते थे, उन्होंने नील के एग्रीमेंट पर ज़बरदस्ती से क्या किया, साइन कराए, और उन्होंने नील के पीजेंट्स को इकट्ठा किया, और जो लठियार मतलब जो लाठी ले रहे थे और जो पीजेंट्स थे उनकी आमने सामने की लड़ाई उन्होंने लड़ी। अब क्या थी कि कई जो स्थान थे, ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस यूजिंग द रेयर टू रेजिस्ट द प्लांटर्स। बहुत से स्थानों पर क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो खुद एक गांव से दूसरे गांव में घूमने लगे। तो भाई क्या होता था, ये ज़बरदस्ती से क्या करते थे कि दीज जमींदार वन अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स एंड एनर्जी एट बीइंग फोर्स बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीजेस। अब क्या था भाई, अब जो ज़मींदार थे ना वो इस बात से थोड़े से परेशान थे कि जो बागान मालिक है, प्लांटर्स हैं, उनकी पावर बढ़ती जा रही है, और जो बागान मालिक है वो बहुत लंबे टाइम से उनसे ज़मीन ले रही है, तो वो लोग भी परेशान थे। तो दो इंडिगो पीजेंट आल्सो इमेजिन्ड दैट द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल। अब उन लोगों को ये भी लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी इसमें उनका साथ देगी। आफ्टर द रेवोल्यूट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रेबिलियन। अब क्या था कि 1859 के टाइम में जो ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने बहुत सारे इलाकों का दौरा भी किया। ठीक है, अब जैसे ही ये बात फैली तो वो लोग उनको नोटिस करने लगे। तो क्या हुआ कि व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ए सिमियरिंग रिवोल्यूट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जैसे ही ये बात फैली तो ये लगा लीजिए आप, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर टोल्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। तो 1815 की सर्दियों में उन्होंने इस इलाके का दौरा किया, किसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। तो क्या था कि द रेयत सा द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर फ्लाइट। ठीक है, तो जो रेयत है उनको लगा कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी इस परेशानी को देखकर, दुर्दशा से थोड़ी सी परेशान है। ठीक है, उनको देखकर जो है वो थोड़ी सी परेशान है। तो व्हेन इन बरसात द मैजिस्ट्रेट एशली एडन इश्यूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट रेयत वुड नॉट बी compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be shown। अब क्या था कि भाई रेतों को नील की कॉन्ट्रैक्ट को मनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इस नोटिस के बेस पे लोगों में ये खबर स्प्रेड कर दी कि जो रानी विक्टोरिया है ना, उन्होंने नील की खेती ना करने का जो ऑर्डर है वो दे दिया। तो एडन वाज ट्राइंग टू प्लेस द पीजेंट एंड कंट्रोल एंड एक्सप्लोजिव सिचुएशन। अब जो ईडन थी ना, उन्होंने क्या किया, पेजेंट को भाई शांत करने और जो ये जितनी भी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो रखी थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एज द रेबिलियन स्प्रेड, लेकिन जैसे ही ये रेबिलियन स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा, तो इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कोलकाता रैशेस टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स। अब जो ये थे कोलकाता के अंदर जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो भी नील जिलों की ओर चल पड़े थे। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने नील व्यवस्था की जितनी भी नील सिस्टम था वहाँ पर उन्होंने क्या किया, होरोज किया। ठीक है, इनको देखा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती अत्याचारी जो सिस्टम था उन लोगों ने वहाँ का देखा। तो वोरिड बाय द रेबिलियन द गवर्नमेंट बोट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर फ्रॉम एज वेल इट एंड सेट अप द इंडिगो कमीशंस टू
इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। अब इन्होंने क्या किया कि इस जो बगावत है उससे परेशान होकर सरकार को क्या किया कि बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना आर्मी भी बुलाई उन्होंने, ठीक है। तो उसकी जांच भी की और वहाँ पर क्या पाया कि जो बागान मालिक है ना, प्लांटर्स जो हैं वो क्या है भाई इसके लिए दोषी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि द कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर द conservative method they used with indigo cultivation. It declared that indigo production was not profitable for Rohit. The commission asked the Rayats to fulfill their existing contracts but also told them that they could refuse to produce indigo in future. ठीक है। अब क्या हुआ, अब भाई उन्होंने ना क्या है इस बगावत से जो नील उत्पादन था वो लगभग धराशायी हो गया था। क्या था कि जब उन्होंने इसकी जांच की तो क्या पाया कि जो बागान प्लांटर्स हैं वो क्या है दोषी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो रेत है ना वही वो एक सेटलमेंट करें कि आगे वे चाहे नील की खेती बंद भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए रेट्स को बोला कि फ्यूचर में ना वो इंडिगो को बंद कर सकते हैं। अब क्या था कि आफ्टर द रिवॉल्यूट, ठीक है, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। अब जो बागान मालिकों में जो नील का कोलैप्स प्रोडक्शन था वो कोलैप्स हो गया, मतलब कि धराशाही हो गया था। बट द प्लांटर नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। लेकिन जो ये बागान मालिक थे वो बिहार पर फिर उन्होंने अपना ध्यान रखा। तो विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वाज सेवरली अफेक्टेड बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। अब क्या हुआ कि 19वीं सदी के आखिर में जो डाई थे, डाई कलर, उनका फिर से निर्माण होने लगा और उनसे क्या हुआ कि जो उनका व्यवसाय था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका ए पीजेंट फ्रॉम बिहार persuaded him to visit Champaran and see the flag of the indigo cultivators there. महात्मा गांधी विजिट इन 1917, ठीक है। महात्मा गांधी ने कब विजिट किया था भाई? चंपारण का 1917 में। तो मार्क द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1917 के अंदर जो महात्मा गांधी हैं वो आ जाते हैं, उन्होंने दौरा करते हैं चंपारण के अंदर। वो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, कहाँ पर? बिहार में। और वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो प्लांटर्स हैं वहाँ पर उन्होंने जो है ये जो थे ना आपके लगा लीजिए जितनी भी कल्टीवेटर्स थे उनकी दुर्दशा को वो देखते हैं और फिर वहाँ पर एक मूवमेंट वो छेड़ देते हैं जिसको क्या बोलते हैं? चंपारण मूवमेंट। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आपका चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिया स्टूडेंट। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 4 लेकर आऊँगी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी आप